नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 465 तक कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 466 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊतकों में ऊर्जा का भंडार है। इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। तो हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं वो हरे होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पेड़ अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और वो भोजन किस फॉर्म में बनता है? वो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, ये हमें बात पता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है? इस ग्लूकोज का होता है भंडारण। ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, ये आगे बदल जाता है किसमें? स्टार्च में। ठीक है, और स्टार्च में बदल के ये स्टार्च के रूप में इसका भंडारण हो जाता है। यही आपसे पूछा है तो उत्तर ए हो जाएगा सही। स्टार्च के रूप में। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है ना, ये ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। ये चर्चा भी कर ली हमने लगे हाथ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 467 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं हैं। विच ऑफ दीज आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, या हार्मोन का जो स्राव होता है वो नलिकाओं के द्वारा नहीं, सीधे सीधे रुधिर में प्रवाहित होता है शरीर में। ठीक है, तो ये कुछ ग्रंथियों के नाम दिए हुए हैं, ग्लैंड्स, इनके बारे में पूछा है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि, कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पैराथायरॉयड ग्लैंड ये कहाँ होती है? ये भी एक जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये कहाँ होती है? ये आपके गले में होती है। थायरॉयड ग्लैंड जो होती है उसके पीछे पाई जाती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं ऑप्शन सी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन डी कह रहा है पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड नहीं पूछा है, यही इसका उत्तर होगा। थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? ये एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, बाह्यस्रावी है। तो ये क्या करती हैं? ये पहले इनकी जगह देख लेते हैं। ये कहाँ होती है? कान के नीचे पाई जाती है ना, जहाँ जबड़ा खत्म होता है वहाँ, और दोनों तरफ पाई जाती है, जबड़े के दोनों तरफ, कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड। और ये क्या करती है? ये जो है ना, ये एक तरह की सलेवरी ग्लैंड है, जो मुंह में लार उत्पन्न होती है, ये उसकी सहायक है। और ये खाना पचाने के लिए लार का उत्सर्जन में मदद करती है। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 467 देखा हम लोगों ने। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 468 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि वृद्धि हार्मोन के कम स्राव के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? लो सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई सीधी सी बात है, ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, वृद्धि की। और वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? जो लंबाई है वो कम रह जाएगी। ठीक है, और लंबाई कम हो जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को जो है क्या कहा जाता है? हालांकि कहना नहीं चाहिए, उसको कहा जाता है ड्वार्फ या बौना। ठीक है, देखा होगा सर्कस वगैरह में तमाशा दिखाने के लिए जो है बौनी होता है। देखिए, माफ़ कीजिएगा, हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न का उत्तर है ना, तो इसको अदर वे नहीं लीजिएगा। तो ये जो बौनापन है, ये वृद्धि हार्मोन ना होने की वजह से लंबाई रुक जाती है, ऐसे व्यक्ति को बौना कहा जाता है, और ये बौनापन होता है, ऑप्शन सी। अब बात कर लेते हैं वृद्धि हार्मोन की। तो कौन सा इसका नाम क्या है वृद्धि हार्मोन का? इसका नाम है सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, ये जो है मस्तिष्क की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो काबू करती है इसे, सोमैटोट्रोफिन को। अब देखिए, ये दोनों ही तरह से काम करता है। सोमैटोट्रोफिन जो है ये लंबाई बढ़ाता है। अगर कम निकलेगा तो व्यक्ति बौना रह जाएगा, उसकी जो लंबाई है वो कम रह जाएगी। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा निकलेगा तो आदमी कैसा हो जाएगा? जाइंट हो जाएगा, या विशाल वाद तो नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे
बहुत ज़्यादा अत्यंत लंबा हो जाएगा। उसकी जो है अमूमन हमारे यहाँ एक आम हिंदुस्तानी की हाइट कितनी होती है अगर हम लोग देखें तो तो करीबन 5 फुट 8 इंच के आसपास। ठीक है। विशालवाद इंसान क्या कहा जाएगा, इसकी हाइट जो है 7 फुट हो जाए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं, ऐसा कहीं पैमाना नहीं है लिखित। ठीक है, तो इसका उत्तर हमने देख लिया। विशालवाद क्या होता है, बौनापन क्या है, टर्नर सिंड्रोम ये जेनेटिक डिसीज़ है एक। ठीक है, अभी जब जेनेटिक डिसीज़ के बारे में कोई सवाल आएगा तब टर्नर सिंड्रोम हो गया, एक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है, मिलता जुलता है, इन दोनों की बात कर लेंगे वहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 468 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 469 आपके सामने है। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन हिंज जोड़ का उदाहरण है। ठीक है, हिंज जॉइंट का। अब देखिए प्रश्न बहुत आसान है, अगर आपको बस ये पता हो कि हिंज जोड़ होता क्या है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं है तो वो आपकी खिड़की और दरवाजे में लगे हुए कब्जे हैं। कब्जा मेरे ख्याल से समझते होंगे, वो चीज़ जो दरवाजे की चौखट को और दरवाजे को जोड़ती है। कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें ऐसे छेद होते हैं, एक तरफ दरवाज़ा जुड़ जाता है, एक तरफ ये चौखट में लग जाता है। ठीक है, और ये एक बीच की धुरी होती है जिस पे दोनों जो पल्ले हैं छोटे छोटे ये आपस में मिल जाते हैं। अगर देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो जो है देख लीजिएगा कि ये कब्जा किसे कहते हैं। अब ये जो इस तरह का जोड़ है ना, इसे कहते हैं हिंज जोड़ या हिंज जॉइंट। समझ में आ गया। अब इस प्रकार का जोड़ कहाँ पाया जाता है, अब इसमें की क्या खासियत होती है कि अगर ये मान लीजिए ये है तो ये कितना घूमेगा, 180 डिग्री। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, पूरा 360 नहीं घूमेगा, पूरा घूम जाएगा तो 360 कहलाएगा, आधा ही घूमेगा तो 180 डिग्री कहलाएगा। तो 180 डिग्री का जो है वो कहाँ घूमेगा, देखिए पहला आपका ऑप्शन कह रहा है बिटवीन कार्पल्स। कार्पल्स हो गई आपकी कलाई की हड्डी। दूसरा कह रहा है अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच। अंगूठा अंगूठा 360 डिग्री घूमता है कि नहीं, कलाई आपकी 360 घूम जाती है, तो ये तो होंगे नहीं, घुमा के देख लीजिए, है ना। फिर कह रहा है घुटने का जोड़। तो घुटने का जोड़ जो है वो एक धुरी पर या तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, और दूसरी साइड तो जाता नहीं। घुटना अंदर की तरफ ही तो मुड़ेगा, बाहर की तरफ तो मुड़ेगा नहीं ना। अगर सीधा पैर कर लिया तो पीछे की तरफ ही जाएगा। इस प्रकार का जोड़ कहलाता है हिंज जोड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच जो जोड़ होता है उसको कहते हैं सैडल एंड पीक। ठीक है, चलिए प्रश्न आएगा तब उसका डायग्राम बना के समझेंगे। बहरहाल प्रश्न नंबर 469 का हमने देख लिया, घुटने का जोड़ एक हिंज जोड़ है। ठीक है, 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लासेस 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है, और 68 बीपीएससी के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप लोग चाहें तो कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। प्रश्न नंबर 470 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज कार्टिलेज इन मैमल्स। स्तनधारियों में किस प्रकार के ऊतक को उपस्थित के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप कार्टिलेज समझते हैं क्या। कार्टिलेज देखिए जो एक होता है कनेक्टिव या संयोजी ऊतक। ठीक है, आपका जो ऑप्शन सी है। ठीक है, ये जो है 2 प्रकार के हमारे शरीर में है। एक तो बनाता है ब्लड, खून आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक। एक आपका कार्टिलेज है। ठीक है, ये भी एक तरह का संयोजी ऊतक है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा कार्टिलेज, आपके नाक का आगे वाला हिस्सा जो मुलायम है। कान सबसे अच्छा उदाहरण है कार्टिलेज का। ठीक है, ये तो इसका हो गया उदाहरण, बता भी दिया। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक मछली होती है शार्क मछली। ठीक है, प्रश्न से मिलता जुलता है इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ कार्टिलेज की बात हुई है, तो एक उदाहरण समझ लेते हैं। शार्क मछली ऐसी मछली है जिसके पूरे शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती है, उसका पूरे शरीर जो है वो कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, उसके शरीर में कोई ठोस हड्डी नहीं होती पूरे शरीर में। ये पिछले साल के प्रश्नों में पूछा गया था तो हमने कल ही डिस्कस कर ले।
470 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 471 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि वयस्क मानव में शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, बताइए। फैक्चुअल बेस्ड सवाल है ये, बिल्कुल इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है। इसका सीधा सा उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 40 से 50%। मांसपेशियाँ किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन से मांसपेशियाँ बनी होती हैं। और मांसपेशियाँ आपके पूरे शरीर में पाई जाती हैं। मांसपेशियों, भाई सबसे पहले सबसे अंदर कंकाल होता है, कंकाल के ऊपर मांसपेशियाँ होती हैं। और ये मांसपेशियों की वजह से आप अपना हाथ उठा सकते हैं, अपनी गर्दन घुमा सकते हैं। ठीक है, चलने फिरने के आपके जितने काम हैं सब मांसपेशियों की वजह से होते हैं। और ये आपके शरीर का 40 से 50% भार बनाती हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा आप लोगों का कितना कितना भार है, उसके हिसाब से उसका आधा कर दीजिएगा तो लगभग उतना मांसपेशी का भार हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 471 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 472 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉज फॉर यूरेमिया। निम्नलिखित में से कौन यूरेमिया का कारण है? तो यूरेमिया क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर जो है काम बन जाएगा। यूरेमिया एक तरह की बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो रक्त है ना, उसमें किडनी क्या काम करती है? खून को छानने का काम करती है, एक तरह की छन्नी है। खून में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो गया, हमारे मानव शरीर में यूरिया होता है। नाइट्रोजनस क्यों बोला जाता है? कि नाइट्रोजन का कंपाउंड है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला, ये कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा। तो ये यूरिया का फॉर्मूला है, कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन और दो एमाइड ग्रुप, NH2 ये यूरिया का फार्मूला है। तो इसमें नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजनस कंपाउंड कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये तो यूरिया की बात हो गई। तो यूरिया जो है ना, एक तरह का हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला क्या है, बेकार चीज़ है। इसको शरीर से बाहर निकल जाना होता है। और किस में फॉर्म में निकलता है? यूरिन के फॉर्म में या पेशाब के रूप में। कौन छानता है? किडनी। तो अगर ये यूरिया जो है ना बाहर नहीं जाएगी, किडनी इसको छानना बंद कर देगी, तो क्या होगा? ये रक्त में ही घूमती रहेगी। और ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? यूरेमिया। ठीक है, तो रक्त में यूरिया का जो संचय होने लगता है उसको कहा जाता है यूरेमिया। किडनी जब धीमे धीमे काम करना बंद कर देती है तो इस तरह की स्थिति आती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 472 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 473 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है आमतौर पर अमोनिया निम्नलिखित में से किस माध्यम से उत्सर्जित होती है? तो देखिए, पहले तो अमोनिया देख लेते हैं क्या होता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, ये हो गया अमोनिया का फॉर्मूला। एक नाइट्रोजन इधर बीच में और 3 हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं। तो अमोनिया निम्नलिखित में से किसके माध्यम से उत्सर्जित होता है? आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? गुर्दे, ऑप्शन बी गिल्स या गलफड़े कह सकते हैं, ऑप्शन सी स्किन या त्वचा, ऑप्शन डी लंग्स या फेफड़े। तो देखिए, अमोनिया क्या है? अमोनिया एक गैस है। ठीक है, और गैस की क्या प्रवृत्ति होती है? हवा से हल्की भी हो सकती है, भारी भी हो सकती है, वो तो चलिए अलग बात है। ये जो अमोनिया है पानी में अति घुलनशील है। ठीक है, हाईली सॉल्युबल है, ये इसकी पहली प्रवृत्ति। तो अब हिंट दे दिया है, पानी में अति घुलनशील है, तो कहाँ से? चलिए फिर बढ़ते हैं। हमारे जो मानव शरीर में किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, वो अमोनिया को नहीं छानते। वो किसको छानते हैं? यूरिया को। अभी हमने पीछे प्रश्न में देखा था, यूरिया। यूरिया को कौन छानते हैं? गुर्दे। आपसे क्या पूछा है? अमोनिया। फेफड़े। अब बताइए, हमारे जो श्वसन प्रणाली है उसमें क्या उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अमोनिया तो ना हम लोग सांस के माध्यम से लेते हैं और ना सांस के माध्यम छोड़ते हैं, तो फेफड़े तो होगा नहीं। त्वचा से अमोनिया का कोई लेना देना नहीं मानव शरीर में। गिल्स, जो मछलियाँ होती हैं, इनके जो गलफड़े होते हैं,
इनसे जो है अमोनिया निकलती है और पानी में अति घुलनशील होती है। तो यहाँ गैस निकली और वहाँ से पानी में घुल गई, इसलिए ऊपर बुलबुले भी अमूमन नहीं दिखाई देते। ठीक है। प्रश्न नंबर 473 का ऑप्शन बी, बुलबुले भी उसी गैस के दिखाई देंगे जो पानी में कम घुलनशील होगी। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 473 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस टेस्ट सीरीज जीएस के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस एंड सोशलॉजी के लिए इसमें 20 टेस्ट आपको डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 474 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव होते हैं। अब ये RH पॉजिटिव RH नेगेटिव क्या है तो देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा शरीर में खून है या ब्लड है उसको 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो तरीका हो गया AB और O, 4 जो है इनको ग्रुप में बांट दिया। एक तो तरीका ये हो गया। एक होता है RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है, इसको बोलते हैं रीसिस फैक्टर। ठीक है, 2 तरह का हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्राय जो है ना, जो इंसान है, हम लोग मनुष्य हैं, तो उसमें RH पॉजिटिव की बहुतायत होती है। ठीक है, और ये बड़ा असामान्य है। बॉलीवुड की पिक्चरों में आपने देखा होगा कि जब कोई ऐसा डरावना सीन होता है तो उसमें बता देते हैं O नेगेटिव जो है जिस व्यक्ति को चाहिए वो O नेगेटिव है और O नेगेटिव कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, और फिर हीरो कहीं से आता है वो O नेगेटिव लेके आता है। बॉलीवुड है, चलिए उस पर नहीं जाते ज़्यादा। यहाँ देखते हैं 80% तक, लगभग लगभग बता रहे हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं बता सकते। 80% लगभग जो है RH पॉजिटिव होता है। ठीक है, बचा वो 20% RH नेगेटिव हो गया। अब इसमें भी क्या है, ये RH पॉजिटिव और नेगेटिव ये चारों के ही होंगे। जैसे A में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, B में भी, AB में भी, O में भी। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि A जो है ना, मान लीजिए A पॉजिटिव है तो इसमें O पॉजिटिव ही चढ़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है ना, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव का आपस में कन्फ्यूज़न नहीं करते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव RH फैक्टर है या पॉजिटिव है, तो मान लीजिए कि पॉजिटिव इंसान में नेगेटिव चढ़ा दिया अगर, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और खून की जो RBC है उसको मार देगा कौन, एंटीबॉडीज़। ठीक है, प्रश्न नंबर 474 एक बार साफ से देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 475 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है विच इज़ द साइट फॉर एरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन इन एडल्ट्स। एरिथ्रोसाइट्स हो गया आपका लाल रक्त कोशिकाएं या RBC। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये कहाँ मानव शरीर में बनती है। क्या ये अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनती है, क्या ये लिवर में या यकृत में बनती है, क्या ये स्प्लीन या प्लीहा में बनती है, क्या ये मसल्स या मांसपेशियों में बनती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो बनती हैं बोन मैरो में। ठीक है, अब बोन मैरो कहाँ होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका अंदरूनी भाग होता है, उसको कहा जाता है बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा जो है वो रीढ़ की हड्डी में होता है, तो नीचे का जो भाग है उसमें बनता है लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, क्यों क्यों बनती हैं, 120 दिन जिंदा रहती है मात्र, उसके बाद वो कोशिका मर जाती है और नई कोशिका उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब देखिए, इसमें एक चीज़ जानने वाली और है, ऑप्शन आपका बी क्या कह रहा है, लिवर या यकृत। तो
आपके शरीर में जो आरबीसी ख़त्म हो रही है ना, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? लिवर को या यकृत को। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड लिवर, आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 476 आपके सामने है कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में कैसी होती है? किसके रिगार्ड में पूछ रहा है ये? रुधिर के रिगार्ड में। ठीक है, ब्लड के रिगार्ड में, कि आपके खून में ऑक्सीजन की घुलनशीलता और कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता उसकी की तुलना करने के लिए कह रहा है। तो कैसी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुतायत में होती है घुलनशीलता। ठीक है, ऑक्सीजन के रिगार्ड में कितनी होती है? तो लगभग 20 से 25% ज़्यादा। ठीक है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जो है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं बंद कमरे में ज़्यादा हो जाती है तो धीमे धीमे आदमी का शरीर सुन्न पड़ने लगता है और उसको पता भी नहीं चलता है ना। तो प्रश्न नंबर 476 हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 477 आपके सामने है, पूछ रहा है कि कौन सी मांसपेशियां सांस लेने की ताकत बढ़ाने में मदद करती है? आप बताइए। छाती की मांसपेशी, हाथों की मांसपेशी, पेट की मांसपेशी, चेहरे की मांसपेशी, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपके शरीर में, मानव शरीर में कहाँ से सांस ली जाती है? भाई सीधी सी बात है, हम लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं। और फेफड़े कहाँ होते हैं? छाती के अंदर। जो रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, उसके अंदर जो है चारों तरफ से वो घिरे रहती है किसको? फेफड़ों को। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारी छाती फूलती है। सांस छोड़ते हैं तो छाती अंदर की तरफ जाती है। तो छाती की जो मांसपेशियां हैं, जिसको कहा जाता है एब्डोमिनल मसल्स, नहीं, उसको कहा जाएगा छाती की मांसपेशियों को चेस्ट मसल्स। ठीक है, तो चेस्ट मसल जो है ये क्या करेंगी? चेस्ट मसल का तो रोल रहेगा कब? जब आदमी सांस लेता है। आपसे प्रश्न में क्या पूछा? देखिए, नॉर्मल स्थिति में छाती की मांसपेशी ही आएगी। प्रश्न क्या पूछ रहा है? ताकत बढ़ाने में या ज़बरदस्ती जो सांस लेनी होती है, हमें बहुत ज़्यादा सांस खींचनी है या बहुत ज़्यादा सांस छोड़नी है, तो क्या होता है? पेट फुला लेते हैं तो क्या होता है? पेट जो है फूल जाता है। इस तरह जब सांस छोड़नी हो तो एकदम हम अंदर पेट पिचका लेते हैं। ठीक है, तो कौन सी मांसपेशी काम आई? जब अत्यंत ज़्यादा सांस या बहुत ज़्यादा सांस छोड़नी होती है तो उसमें पेट की मांसपेशी है या एब्डोमिनल मसल्स काम आती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि ये सामान्य स्थिति में ना पूछकर किसी विशेष स्थिति परिस्थिति में पूछ रहा है प्रश्न को। प्रश्न नंबर 477 हमने देखा। हम लोग आगे चलते हैं। बीपीएससी 68 के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज़ 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं और इन क्लास में जो है नोट्स के साथ साथ 41 टेस्ट डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए ये नंबर दिया हुआ है 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 478 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है वह प्रक्रिया जिसमें जीव और उसके पर्यावरण के बीच गैसीय आदान प्रदान शामिल है वो क्या कहलाती है? क्या वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है? क्या वो चयापचय या मेटाबॉलिज्म है? क्या वो श्वसन की प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन है? क्या वो एक्सचेंज प्रोसेस या विनिमय प्रक्रिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो आइए समझा जाए। भाई किसी जीव में और उसके पर्यावरण में जाहिर सी बात है जो गैस होती है वो कहाँ से होगी? पर्यावरण से ही मिलेगी, हमारे एटमॉस्फेयर से। ठीक है, उसके आसपास जो वातावरण है वहीं से तो गैस मिलेगी। अब जीवन जीने के लिए गैस का आदान प्रदान होता है, हम लोग ऑक्सीजन खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो हुई नहीं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है, ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है और खाना भी बनता है।
किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, और यहाँ ये क्या पूछ रहा है? केवल गैसीय आदान प्रदान शामिल है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? चयापचय या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल का बनना या बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल का बनना, ये जो प्रक्रिया है और इसमें एनर्जी या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा जमा होती है, ऐसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म या चयापचय। ठीक है, इसके हमने वर्गीकरण देखे थे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है श्वसन की प्रक्रिया है रेस्पिरेशन, तो सीधी सी बात है, सांस जो हम लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसमें क्या है? गैस का आदान प्रदान ही तो है। ऑक्सीजन अंदर खींच ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो गई, श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, विनिमय का ऐसा कोई लेना देना। तो ऑप्शन सही सी हो जाएगा इसका 478 का। हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 479 आपके सामने है। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट यूजली एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन। मनुष्य में आहार नाल का सबसे सामान्य रोग कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला इसमें सूजन आ जाना, तो मनुष्य के मैं पूछा था ऑप्शन आपका ए कह रहा है इन्फ्लेमेशन या सूजन। सूजन साथ में जलन दोनों है ना। इन्फ्लेमेशन का हिंदी में दोनों ही मतलब है और दोनों ही दिक्कतें होती हैं, इसलिए अलग से लिख दिया है। ऑप्शन बी जॉइंटिस या पीलिया। ऑप्शन सी डायरिया या दस्त होना। ऑप्शन डी वॉमिटिंग या उल्टी। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यही समझते हैं। आहार नलिका में मतलब क्या होता है? आपकी आहार नलिका आपके मुंह से शुरू होके आपके पेट को जोड़ने वाली जो नलिका है उसको कहा जाता है आहार नलिका, एलिमेंट्री कैनाल या ईसोफेगस। ठीक है, दो नाम है इसके इंग्लिश में। हिंदी में केवल आहार नलिका बोला जाता है, आहार नाल के लीजिए। अब इसमें क्या दिक्कत है? मान लीजिए, देखिए ये कब स्थिति होगी? जब आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाना खा लें। ठीक है, आज के शादी ब्याह का सीज़न भी शुरू हो गया है, तो या कहीं बाहर जो है आदमी, हम लोग जाके जब बाहर कहीं बहुत ज़्यादा चटपटा भोजन कर लेते हैं तो कहते हैं ना सीने में जलन हो रही है। तो वो जो सीने की जलन होती है वो सीने में जलन ना होकर आहार नलिका में होने वाली जलन है, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी। और उसको दूर करने के लिए अमूमन क्या करते हैं? इनो पी लिया जाता है या कोई एंटी एसिड खा लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट एक अच्छा एंटी एसिड। ठीक है, आपकी जो दवाई होती है जलन वाली उसमें दिया जाता है, डॉक्टर देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसमें। खैर, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी, चलिए इस पर बाद में आएंगे। तो कौन सा सामान्य रोग है? सूजन या जलन सबसे कॉमन जो होता है। ठीक है, बाकी पर नज़र मार लेते हैं। और देखिए ये तो हो गया एक कारण। और क्या कारण हो सकते हैं इस जलन के? इसके और कारण हो सकते हैं कोई जीवाणु या विषाणु की वजह से, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या आती है? सूजन आ जाती है। और क्या हो सकता है? कि कोई पैरासाइट या परजीवी हो। कौन सा परजीवी हो सकता है? तो एक परजीवी होता है, इसका नाम होता है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म, अब इसका नाम टेप वॉर्म इसलिए है क्योंकि ये जो सेलो टेप होता है पतला वाला, देखने में वैसा ही होता है, आँखों से नहीं दिखाई देगा, बहुत छोटा होता है, टेप वॉर्म होता है। ठीक है, ये हो गई बात एक। अब ऑप्शन बी क्या कह रहा है? पीलिया। तो जो जॉइंटिस की बीमारी ये कहाँ होती है? ये होती है यकृत या आपके लिवर में गड़बड़ी की वजह से। ठीक है, जॉइंटिस जो होता है, यकृत जो है ज़रूरत से ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस करने लगता है, आँखों में पीलापन हो जाता है, यूरिन में पीलापन आने लगता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? डायरिया। तो ये कहाँ होता है? ये होता है जब आपकी बड़ी आंत जो है या लार्ज इंटेस्टाइन है वो पानी का एब्जॉर्प्शन बंद कर देती है, तो पानी जो है शरीर में कमी होने लगती है, और जो मल है या जो एक्सक्रीटा है वो जो है स्टूल है वो पतला हो जाता है, पानी जो है नहीं निकाला जाता लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। ऑप्शन डी वॉमिटिंग। तो उल्टी, उल्टी कब होती है? पेट में जब दिक्कत होती है,
मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होती है उल्टी। हम लोगों ने बात की थी ना इस बारे में, उल्टी कहाँ से होती है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ठीक है, प्रश्न नंबर 479 हमने देखा। आगे चलते हैं। मैग्नी, इसमें देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको। जो जलन होता है तो उसके लिए क्या दिया जाता है, एंटी एसिड। जलन क्या एसिडिटी की वजह से होती है, एसिडिटी क्या है, अम्लता। पेट में जब जो है ना एसिड बनने लगे, ज़्यादा अम्लता हो, तो उसको रोकने के लिए एंटी एसिड, उसकी रोकथाम के लिए जो सिरप दिया जाता है इसके लिए वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, थोड़ा बहुत जानते चलते हैं, क्या दिक्कत है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बात हो रही है तो कर लीजिए, आगे चला जाए। प्रश्न नंबर 480 आपके सामने है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसके टूटने से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, बॉन्ड दिए हुए हैं आपको अलग अलग प्रकार के, और उनसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का बॉन्ड जो है टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। पहला है पीपी बॉन्ड। पीपी मतलब फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में। सीसी है कार्बन और कार्बन के बीच में। एनएन है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड। और ओ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, तो सेल जो होता है उसमें किस प्रकार की, कहाँ से जो भी प्रक्रिया है बॉन्ड टूटने की, तो क्या होगा, उससे ऊर्जा निकलेगी। और ऊर्जा की ज़रूरत कहाँ होगी, सेल के अंदर, सेल को, कोशिका को चलाने के लिए। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है, एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में है ना, उसी तो निकलेगी। तो क्या होगा, कार्बन के जो बॉन्ड हैं, कौन से, सी और सी बॉन्ड, ऑप्शन बी। कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये जब टूटेगा तो ऊर्जा उत्सर्जन होगा, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, और ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको कहा जाएगा रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन प्रणाली, जिसमें गैस, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, और ये बॉन्ड टूट रहा है कार्बन और कार्बन का, और ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ऑक्सीजन के सामने होगा तो उसको बोलेंगे एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बात करेंगे उसमें रेस्पिरेशन के बारे में, तो विस्तार से एक बार देख लेंगे कि क्या होती है कर्व साइकिल, एटीपी क्या निकलेगा। ठीक है, देखिए बताने को इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है, पर क्या है ना कि एमसीक्यू में जितना ज़रूरी है उसके अलावा थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत है, विस्तार पूर्वक समझाने का जो है यहाँ संबंध है नहीं, पर फिर भी जितना बता सकते हैं इसके रिगार्ड में बता दिया। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे, कर्व साइकिल और एटीपी साइकिल वहाँ बता देंगे आपको, है ना। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 480 आपके सामने, 81 आपके सामने है। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन हमें प्रदान करता है। आपको यहाँ दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज फूड प्रोवाइडर्स, कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उससे हमें क्या क्या मिलता है। क्या उसमें ऊर्जा और पानी मिलता है हमें, ऊर्जा और जैविक सामग्री या ऑर्गेनिक मटीरियल, सी ऊर्जा और नाइट्रोजन, या केवल ऊर्जा, या ये उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें एक चीज़ तो इन ऑप्शनों में बिल्कुल क्लियर हो गई, और ये बात हमें भी पता है, सारा खेल किसका है, ऊर्जा का या एनर्जी का। ठीक है, हमें कोई भी काम हो, हमें कहीं जाना हो, हमें पढ़ना हो, हमें कुछ भी करना हो, कहीं घूमना हो, डांस करना है, तो हर चीज़ के लिए ऊर्जा चाहिए शरीर में। ठीक है, और ऊर्जा किससे मिलती है, भोजन से, हमें पता है, पर ऊर्जा के साथ और क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन हमें चाहिए नहीं, हम पेड़ नहीं हैं जो नाइट्रोजन का हम संचय करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। पानी, भोजन के साथ लिया जाने वाला पानी भोजन से नहीं मिलता। पानी हम अलग से भी पीते हैं, भोजन में भी रहता है, परंतु जो सही इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा और जैविक सामग्री। जैविक सामग्री कौन सी होगी, ऑर्गेनिक मटेरियल, बताइए। कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा उदाहरण है एक ऑर्गेनिक मटेरियल का। ठीक है, वो सभी जो है कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन ऐसे
चेन बना ले अलग अलग, इसमें कुछ और जुड़ा कुछ और, सब ऑर्गेनिक या जैविक बोले जाते हैं। ठीक है, ये तो कोई बात है। एक जैविक सामग्री हमें क्यों चाहिए भाई? जो है हमारा जितने भी प्रक्रिया ऊर्जा के लिए तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मान लीजिए कोई कोशिका है नष्ट हो गई, नई कोशिका बनेगी, कोई नई मांसपेशी में कहीं चोट लगी हुई है उसके लिए चाहिए। ठीक है, और नई कोशिकाएं बनने के लिए भी जो है भोजन की आवश्यकता है, ऊर्जा की, जैविक सामग्री। ठीक है, जिस जैविक सामग्री क्यों चाहिए वो बता रहा हूँ। ऊर्जा तो चाहिए हर कोशिका को काम करने के लिए। ठीक है, तो 481 का हमने देख लिया कि ऊर्जा और जैविक सामग्री हमें भोजन से मिलती है और उसका क्या क्या उपयोग होता है, एक छोटा सा हमने समझ लिया। और ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा अच्छा उदाहरण है इसका। आगे चला जाए। 67 और 16 बीपीएससी के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलासफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए शुरू हो गए हैं 2 अक्टूबर से। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है 800-225506 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 482 आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। ये हम ज़रूर एक आध लेके आते हैं जिससे आपके मन में अगर कोई डर है इस प्रकार का कि बड़ा लंबा प्रश्न है, उसको देख के डर लगता है, तो वो डर निकालने के लिए थोड़ा एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हम ज़रूर रखते हैं। जैसे कि ना, डर निकालना बड़ा ज़रूरी है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। चलिए प्रश्न बढ़ा जाए। प्रश्न कह रहा है कि बरगद के पेड़ में जड़ों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? भाई बरगद का पेड़ आपने देखा होगा। बरगद के पेड़ में जो मुख्यतः जड़ों की बात की जाती है, तो ज़मीन के अंदर जो जड़ है उससे कोई ज़्यादा बात नहीं करता उसके बारे में। बरगद के पेड़ से जो प्रश्न बनता है वो बनता है उसकी सेकेंडरी जड़, या वो जड़ें जो हवा में से निकलकर ज़मीन में धंसती हैं। ठीक है, उन जड़ों के माध्यम से सवाल बनते हैं और उसी से मिलता जुलता है प्रश्न है, उसी के लिए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बरगद की, पहले इंग्लिश साइड देख लेते हैं कि बनैन रूट्स हैव एडवेंचरस रूट्स कॉल्ड प्रॉप रूट्स दैट प्रोवाइड देम एडिशनल सपोर्ट। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो प्रॉप रूट है या प्रॉप जड़ें हैं, ये क्या हैं, ये उसको अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हो। तो देखा है हमने कि बरगद का पेड़ होता है वो बड़ा विशाल होता है, बड़ा फैला हुआ होता है, सीधा ना होके उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये साथ में उसके सहायक जड़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, पेड़ गिर जाएगा। देखा गया है अमूमन कि बरगद का पेड़ जो है वो कितनी भी आंधी आ जाए उसमें डटा रहता है, उसका कारण ही सहायता प्रदान करने वाली जड़ें हैं। ठीक है, तो गलत पूछा है, ये तो सही लग रहा है, बात भी सही है, समझते जाइए, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। बरगद का पेड़ नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा, आस पड़ोस में मिल ही जाएगा, बड़ा बहुतायत में हमारे जो है प्यारे भारत में मिलता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है प्रॉप रूट्स को क्लाइंबिंग रूट्स भी कहा जाता है। प्रॉप रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंबिंग रूट्स। तो बताइए ऐसा है क्या, इस पर थोड़ा संशय है, आगे बढ़ते हैं। संशय क्यों है, क्योंकि प्रॉप रूट्स को क्लाइंबिंग रूट का मतलब हो गया ऐसी जड़ें जो ऊपर चढ़ने में मदद करती है। तो इस प्रकार की जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, इस प्रकार की जड़ें उन पेड़ों में या उन पौधों में पाई जाती हैं जिनका तना कमज़ोर होता है और उनको सहारे के लिए इनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह की जो जड़ें हैं वो पाई जाएंगी आपकी लौकी का, आपने पौधा देखा है, मटर का पौधा देखा है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे टेंड्रिल्स या हरे हरे गुच्छेदार संरचनाएं होती हैं। वो क्या करती हैं, दीवार पर या किसी और पेड़ पे लिपट जाती हैं और पेड़ को सहारा देती हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह के पेड़ों को जो पौधा होता है उसको बहुत ऊंचे वृक्ष के पास नहीं लगाना चाहिए, फल की प्राप्ति होना मुश्किल हो जाती है ना। खैर, गलत पूछा, यही गलत है, ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि कहीं ऑप्शन ई तो सही नहीं है, ये दो गलत हों। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि मिट्टी से मिलने पर सहायक जड़ें द्वितीय और तृतीय जड़ों का निर्माण करती हैं। तो ये बात सही है बिल्कुल भाई, ऊपर से जड़ें चलती हैं, धीमे 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 बढ़कर ज़मीन में घुस जाती हैं और इनको सेकेंडरी या टर्जरी रूट्स या फिर हिंदी में द्वितीय और तृतीय जड़ों का निर्माण करना बोला जाता है। कई सारी जड़ें हो जाती ना, ज़मीन खोद के अगर आप देखेंगे तो सही में ये केवल एक डंडे की तरह नहीं, उसमें अंदर फिर जड़ें फैल जाती हैं।
ज़मीन के अंदर। ठीक है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि प्रारंभ में ये शाखाओं पर छोटे प्रकोप के रूप में शुरू होता है और काष्ठी और बड़े हो जाते हैं बाद। ठीक है। तो बात सही है। छोटा जब कोई भी पौधे का निर्माण होता है तो जब पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें छोटी छोटी कोपलें निकलेंगी, फिर वो नीचे बढ़ेगी और ज़मीन में आके जब वो एक बार लग जाती हैं तो उसके बाद ये मजबूत और मोटे तने का रूप ले लेती हैं। ठीक है। वुडी या काष्ठीय हो जाता है। ऑप्शन डी भी सही है, गलत पूछा था। ऑप्शन बी गलत है। बरगद के बारे में हमने चर्चा कर ली, आइए आगे बढ़ा जाए। चलिए, बरगद के वृक्ष की बात हो रही है तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उसका उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो बोधि वृक्ष है, महात्मा बुद्ध का जो सिंबल भी है, वो बोधि वृक्ष को बुद्धिस्ट का कौन सा जो है सेक्ट फॉलो करता है? क्या वो हीनयान है या वो महायान है? इन दोनों में से कौन जो है वो बुद्ध भगवान को एक बोधि वृक्ष के रूप में दिखाता है? ये बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 483 483 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट रेप्टाइल्स? सरीसृपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है? आपके इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? सरीसृप का एक उदाहरण पहले रख लीजिए दिमाग में, उसके हिसाब से करते रहेंगे हम लोग। सर्प को रख लीजिए, ठीक है। स्नेक रख लीजिए, या कोई छिपकली आपको भयानक सी दिखाई दे रही है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है इसमें, सरीसृप अपने शरीर की गर्मी को मनुष्यों की तरह आंतरिक रूप से उत्पन्न नहीं कर सकते। रेप्टाइल्स कैन नॉट जनरेट देयर बॉडी हीट इंटरनल लाइफ ह्यूमंस डू। बताइए। देखिए, सरीसृप को आपने, जितने भी हैं ये छिपकलियाँ हो गई, सांप हो गए, ये किस ऋतु में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं? वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है। गर्मियों में भी देखते हैं। सर्दियों में कभी आपको घरों में कभी कभी छिपकली जो दिख जाती है वो सर्दियों में नहीं दिखाई देती। गर्मियों में पूरी गर्मी की छुट्टियों में दिखाई देगी आपको, बरसात में तो पहाड़ सांप भी दिखने लगते हैं, पर ये छिपकली सर्दियों में नहीं दिखाई देती। कारण उसका यही है कि सरीसृप जो है ना वो अपने शरीर से गर्मी उत्पन्न नहीं कर पाते, तो ठंड इनको ज़्यादा लगती होगी। हम लोग तो क्या है कि जो स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, उससे क्या होता है, जैकेट कभी गर्म नहीं करती है शरीर को। गर्मी शरीर की होती है, बस उस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। हम कहते हैं कि स्वेटर बड़ा अच्छा है, ये जैकेट बड़ी अच्छी है, क्यों? क्योंकि ये बहुत गर्म कर रही है। तो जैकेट कभी गर्म नहीं करती, वो जितनी अच्छी जैकेट वही है कि जो आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने दे। ठीक है। चलिए, एक वहाँ फिज़िक्स का क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। खैर, वापस आते हैं अपने बायोलॉजी पर। तो सरीसृप यहाँ ये सही है। देखिए, जब भी सब्जेक्ट को किसी को भी पढ़े ना तो मिला जुला के पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम रसायन विज्ञान की तरफ नहीं देखेंगे या जो है भौतिकी नहीं पढ़ेंगे। तो अगर कोई आ रहा है कंसेप्ट तो समझ लेने में कोई बुराई नहीं है। पढ़ना वहाँ भी कनेक्ट करके पढ़ा जाएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है। बहरहाल, प्रश्न नंबर 483 का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। गलत पूछा है, अभी गलत जो है इसमें से उसकी खोज जारी है, बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि कीमो रिसेप्टर्स को समझने के लिए सरीसृप अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। रेप्टाइल्स फ्लिक देयर टंग आउट ऑर्डर टू सेंस कीमो रिसेप्टर्स। अभी कीमो रिसेप्टर्स क्या है? कीमो रिसेप्टर्स को कहा जाता है एक तरह से केमिकल रिसेप्टर्स या फिर ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स, मतलब खुशबू। ठीक है। जैसे हम लोग अपने किसी भी चीज़ की सुगंध या दुर्गंध के लिए नाक का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? हमारी नाक के अंदर ये प्रणाली विकसित है, ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं इन्हें, जो हमें ये बताती है कि किसी चीज़ की खुशबू आ रही है कि दुर्गंध आ रही है। किसी ने कोई बहुत बढ़िया सा परफ्यूम लगाया हो तो हम कहते हैं वाह क्या सुगंध आ रही है। कोई इत्र लगाया हुआ है गुलाब का। ठीक है। और कहीं वहीं हम किसी कूड़ेदान के पास से निकलते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं, बदबू आती है। तो वो कैसे पता चलता है? नाक की वजह से। ये जो सरीसृप होते हैं इसमें क्या होता है, इनकी नाक तो होती है, नाक के छिद्र भी होते हैं, पर ये जो प्रणाली है ना कि सुगंध और दुर्गंध की, ये नाक से नहीं ले पाते। तो क्या करते हैं, जीभ बाहर निकाल के हवा में लहराते हैं, और ये जीभ के माध्यम से उनको पता चलता है किसका, कि सामने जो है किस तरह की सुगंध या दुर्गंध है। और ये बड़ी विकसित प्रणाली है।
सांप जो है अपने शिकार का पता इसी कीमो रिसेप्टर से लगाता है। वो जीभ निकाल के बाहर जो फड़फड़ाता है तो वो कुत्ते की तरह हाँफ नहीं रहा होता है। उसका जीभ निकालने का कारण ही ये है कि वो ये पता करता है कि उसका जो शिकार है वो उससे कितना दूर है और शिकार कितना बड़ा है, वो सब समझ लेता है इसी से। ठीक है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सरीसृपों की उत्पत्ति रेप्टम शब्द से हुई, इसका अर्थ है रेंगना। तो बात सही है, ये लैटिन वर्ड है रेप्टम, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मिलता जुलता है ना, रेप्टम से रेप्टाइल बना। अब हिंदी में तो सरीसृप कहलाता है, वो रेप्टम से शायद मेल जोल ना हो, तो आप अंग्रेजी वाली साइड देख लीजिए, रेप्टम और रेप्टाइल मिल रहे हैं, ये बात सही है। और जिसका शाब्दिक अर्थ है क्रॉल करना या रेंगना। तो देखा ना, सांप रेंगता है ज़मीन पर, छिपकली भी, कुछ छिपकलियाँ रेंगती भी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, सरीसृप गर्म रक्त वाले जानवर है। बताइए, कर दी ना इसने गलत बात, गलत पूछा था, यही है। सरीसृपों को बोला था ठंडे रक्त वाले जानवर या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। उसका कारण ही ये है कि ये अपने शरीर से गर्मी नहीं जो है निकाल पाते हैं। जो ऑप्शन ए बता रहा है ना, उसी की बात कर रहा है। भाई मनुष्य जो है अपने शरीर से गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं, तो हम गर्म खून वाले हो गए। सरीसृप ऐसा नहीं कर पाते, तो उनको ठंडे रक्त वाला या ठंडे खून वाला जानवर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 483 का में डी ऑप्शन गलत था, गलत पूछा था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 484 आपके सामने है, 484। ये पूछ रहा है कि लाइकेन्स आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन सिंस लाइकेन डैश से प्रदूषण के संकेत आगे। देखिए, लाइकेन किसके बीच में साइम्बायोटिक रिलेशन है, कई बार पूछा जा चुका है। ये बात हमें पता है कि जो एल्गी और फंगी, शैवाल और काई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशन होती है, उसका उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन प्रदूषण के संकेतक हैं, ये भी हमें पता है, पर क्यों है ये ज़्यादातर नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए प्रश्न को हम ले आए हैं कि कुछ अलग होना चाहिए। जो पता है अमूमन किताबों में मिल जाता है, तो उसको डिस्कस करने का बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं है। ठीक है, प्रश्न नया होना चाहिए, मज़ा भी आता है। तो बताइए ऐसा क्यों है कि दे ग्रो इन पॉल्यूटेड रीजन, वो ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रदूषण के संकेतक कैसे? तो लाइकेन की क्या खूबी है, ये ऐसी जगह नहीं उगते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन, प्रदूषण जो है वो एक हद से ज़्यादा है। ठीक है, ये इसकी खूबी है। और जब ये वहाँ नहीं उगेगा जहाँ पर प्रदूषण की बहुतायत है, तो हम ये मान लेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और लाइकेन भी नहीं उग रहा पर इंसान रह रहा है ना। तो उगाया भी हम ही लोगों ने। भाई पेड़ पौधे तो प्रदूषण फैलाते नहीं हैं, फैलाते हम इंसान ही हैं। इंसान ने डेवलपमेंट के नाम पर अपने जो आसपास का वातावरण है उसको इतना दूषित कर लिया है कि अब उसी से हम परेशान हैं। क्लाइमेट चेंज, बाढ़ आना, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, पानी का खतरा। खैर आगे चलते हैं, इकोलॉजी बाद में डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 484 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। ठीक है, प्रश्न नंबर 484 हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 485, ये वायरस के संबंध में आपसे गलत कथन पूछ रहा है जो दिए गए हैं। देखिए, वायरस के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। कोविड आके जो है 2 साल हमारे देश को परेशान किया है, पूरी दुनिया को ही किया है। तो कोविड से सवाल और या आपके वायरस से सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा वायरस पे ध्यान दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है कि वायरस आर एसेल्यूलर, वायरस में अकोशीय होते हैं। तो देखिए, वायरस जो होता है ये कैसा है, ये तब तक मृत है जब तक किसी पर निर्भर नहीं है। एक तरह का परजीवी है ना, होस्ट की ज़रूरत है। जब तक इसमें होस्ट नहीं होगा तब तक ये मृत माने जाते हैं। ठीक है, तो वायरस अकोशीय होते हैं, बात सही है। वायरस के अंदर कोई सी भी प्रकार के कोशिकांग नहीं होते, ना कोई कोशिकाएं होती हैं। ये सही है, गलत पूछा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वायरस जीवाणु से छोटे होते हैं। ये बात सही है बिल्कुल। और छोटे न केवल छोटे होते हैं, वायरस क्या करते हैं, जो विषाणु हैं वो जीवाणु पर हमला कर देते हैं, है ना। और ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज। पढ़ा था हम लोगों ने। देखिए जगह नहीं है यहाँ लिखने की,
कोशिश की जाएगी, भरपूर लिख दिया जाए। बैक्टीरियोफेज। राइटिंग बहुत गंदी है पर समझ लीजिए एक बार को, है ना। बैक्टीरियोफेज कहा जाता है ऐसी स्थिति को जब एक जीवाणु पर एक पर जो है वायरस जो है वो हमला कर देता है। ठीक है, तो जीवाणु को ही परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है केवल इंसानों को परेशान करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? वायरस जीवित मेजबान के बाहर प्रजनन को छोड़कर सभी चयापचय गतिविधियां कर सकते हैं। बताइए क्या ऐसा है? अगर मेज़बान या जिसके ऊपर वो आश्रित हैं उसको छोड़ देगा तो वायरस तो मृत हो जाएगा, तो बाकी चयापचय प्रजनन क्या, चयापचय की गतिविधि भी नहीं होगी। ठीक है, गलत पूछा है, यही इसका गलत है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? वायरस निर्जीव जीव है। सत्य बात है, ये तभी तक जिंदा है जब तक किसी पर आश्रित हैं, होस्ट के ऊपर जब तक नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 485 हमने देखा कोविड वायरस का सबसे बड़ा उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 बीपीएससी के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है, जहाँ पर 41 टेस्ट डिस्कशन के साथ पूर्ण रूप से कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-225508 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 485 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग फिर मिलते हैं प्रश्न नंबर 486 के साथ और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।